आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। डिफाइन एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे तो आपने 12th क्लास में ये एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, फिर भी यहाँ एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट वी डिटरमाइन ए मैट्रिक्स बी फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यानी एक मैट्रिक्स बी हम लोगों को डिटरमाइन करना होता है, कहाँ से? फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए on replacing the elements of A by its cofactors in A। यानी जो आपको A में कोफैक्टर मिलेंगे उससे रिप्लेस करते हुए चलना है। ठीक, कैसे बताते हैं आगे आपको। देन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स वी ऑब्टेन एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। यानी जो B के एलिमेंट्स होंगे वो कोफैक्टर ऑफ A से बनाए जाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो आपका एडजॉइंट आ जाएगा। जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास ये दी हुई है, ठीक। अब अगर आप इसको ऐसे इस तरह से कर देते हैं ये चीज, ठीक, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे एक मतलब लाइन ड्रॉ कर दी है। तो दैट इज यहाँ से जो अगर आप बनाते हैं, मान लीजिए डिटर्मिनेंट, तो ये कोफैक्टर बनाते हैं जैसे कहेंगे, या माइनर्स कहिए, बल्कि आपको फैक्टर के बजाय माइनर कहिए, तो M11 ऐसे बनेगा। ठीक, अब ये जो रिमेनिंग आपके पास बचेंगे एलिमेंट्स इतने ये वाले, ये यहाँ लिख दिए जाएंगे। दैट इज अगर देखा जाए तो A22 डॉट डॉट करते हुए A2n। क्लियर? और इस तरीके से जो भी एलिमेंट्स आएंगे लास्ट में आपके पास ये बचा हुआ है AN2 लेकर के ANN ऐसे। तो जहां पर भी आप ऐसे करेंगे, मान लीजिए कि इसके बाद आपने क्या किया कि ये निकाल लिया, अब इसके बाद आपने कहा कि नहीं हम दूसरा निकालेंगे, तो ऐसे हुआ ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो यहां से फिर आप M12 डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनर्स निकलते चले जाएंगे। माइनर्स के बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं? जैसे कि आपने A11 की बात करी, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में है, ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, और ये M11 जो भी M1 की उनकी लैम्डा वैल्यू आ गई है, तो अगर ये लैम्डा वैल्यू आई है तो ये लैम्डा ही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो -1 की पावर 2 होते ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन जनरल अगर हम देखें तो AIJ का फार्मूला 12th क्लास में आपने पढ़ा है, -1 की पावर ये I + J, और यहाँ पर आपके पास ये माइनर ले लेते हैं MIJ, इस तरीके से बना लेते हैं। अब जितनी वैल्यूज ये आ जाएंगी आपकी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसके लिए फिर एक मैट्रिक्स बना लेंगे आप, जिसे कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स B। और यहाँ पर आप A11 सब्स्टिट्यूट करेंगे, A12 करेंगे, A1n करेंगे, और पूरा करते चले जाएंगे। ठीक, और इसके बाद इसका ले लेंगे ट्रांसपोज, यानी B डैश, यानी जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ट्रांसपोज करते ही सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, और आपका इसी का नोटेशन जो है वो एडजॉइंट A कहलाएगा। ADJA लिख दिया जाता है, दैट इज एडजॉइंट A। ठीक, तो व्हाट इज एडजॉइंट A? B डैश, वेयर B इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A कहलाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स A इज आल्सो कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ A, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप होती है A और एडजॉइंट A, और करके आता है डिटर्मिनेंट ऑफ A × IN। ये भी 12th क्लास में प्रूफ है। मैंने 12th क्लास में NCERT की बुक के वीडियोस बनाए हैं, और उसमें बहुत अच्छी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि वहाँ इससे रिलेटेड 12th क्लास में NCERT की बुक में कुछ थ्योरम्स भी हैं जिनका इसमें यूज हुआ है। आपकी बुक में, आपके नोट्स में इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ शॉर्ट पर किया गया है। तो अगर बहुत ज्यादा समझना है आपको तो 12th के NCERT चैप्टर्स के वीडियोस आप देखिए, वहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट का पूरा एक्सप्लेनेशन है वहां पर, खास तौर से एग्जाम्पल 6 के लिए। वैसे तो प्रूफ की इसकी नीड नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बट लिखा है तो थोड़ा हम समझा दे रहे हैं आपको। इफ A इज ए M × N मैट्रिक्स, देन शो दैट A एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A × A, यानी एडजॉइंट A भी मैट्रिक्स है और A भी मैट्रिक्स है। तो A को अगर एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई किया जाए, एडजॉइंट A को A से करे, तो उसमें डिटर्मिनेंट A और इनटू जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, जितने भी ऑर्डर का आपका ये है। तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो M × N के बजाय होना चाहिए यहाँ पर N × N। ठीक है, N × N मैट्रिक्स, देन शो दैट, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और ऊपर डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है ये चीज। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है आपको ये।
तो वी हैव, अब जैसे ए लिख लिया पूरा ये, और एडजॉइंट अभी अभी आपने निकाला, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ए, दो मैट्रिक्स आ गई, ए और एडजॉइंट ए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से करेंगे तब ये वाला एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट, ठीक। यानी ये एलिमेंट जो आया होगा तो कैसे आया होगा, A11 का मल्टीप्लाई A11 से हुआ, A12 यानी ये वाला मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A21 यानी वही जो कोफैक्टर है, और प्लस करते करते अगर ऐसे चले जाए आप मल्टीप्लाई तो A1n जो है मल्टीप्लाई होगा जाकर AN1 से। दैट इन द सिग्मा फॉर्म जो लिखा गया है वो J इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और A देखिए 1 सब में सेम है ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये 1 सब में है ना, ये हर जगह 1 है, पहला सफिक्स 1 ही है, फिक्स है, तो 1 लिख लिया। और J जो बदल रहा है, J यानी काउंटर जो बदलता चल रहा है, पहले 1 है फिर 2 है, देखिए फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर लास्ट में n हो गया, तो जो वेरिएबल है उसको काउंटर की तरह लिया, A1J, ये दिस इज, ये चीज आपकी जो है लिख दी गई है वो यहाँ पर आकर के, ठीक। ऐसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ का एलिमेंट लिख सकते हैं, तो दैट इज इन द सिग्मा नोटेशन या शॉर्ट हैंड नोटेशन वी कैन राइट। अब होता क्या है कि जब आपने सारा बना लिया तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी 12th क्लास में दी हुई है आपको कि अगर ये आई जे ए आई जे है तो ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा अगर आई इक्वल टू जे है, ठीक है। और अगर आई इक्वल टू जे नहीं है तो वैल्यू उसकी जो है क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो जहां जहां पर आई और जे बराबर हैं वहां वहां पर तो सेम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और अदरवाइज ये जो है वो इसकी वैल्यू सिग्मा के साथ सिग्मा ए आई जे इज इक्वल टू 0 हो जाना है, ठीक है। तो ये जो पॉसिबिलिटी होगी वो केवल डायगोनल में ही आएगी आपके, यानी इस जगह पर आपके आती जाएगी, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के, तो इट विल टेक एज ए डिटर्मिनेंट ए सब, और अदरवाइज सब जगह पर क्या होगा कि 0 हो जाएगा, राइट। और ये प्रॉपर्टी कहाँ से, 12th क्लास की, वहां के वीडियो देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट लर्न इट कि ऐसा इससे हो जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर आपने अगर डिटर्मिनेंट ये कॉमन ले लिया, ये जो वैल्यू आएगी वो एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगी, बेसिकली बात यहाँ पर ये है, अगर एक न्यूमेरिकल किया जाए तो ऐसा मिलेगा। तो ये कॉमन लेने के बाद आपको यूनिट मैट्रिक्स रह जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी इसके अंदर, तो वो यहाँ पर आपने एज ए आई एन लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका एज ए आई एन आ जाएगा, दैट इज कि आपने प्रूफ कर दिया, लेकर क्या चले थे आप, ए एडजॉइंट ए, और सिमिलरली आप उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट, यहाँ ए एडजॉइंट ए लिया था तो इसको इनको यहाँ ये लिखना चाहिए था, सिमिलरली वी कैन शो दैट, ये यहाँ पर ए होना चाहिए, दैट इज इट शुड बी सिमिलरली के लिए कि एडजॉइंट ए और ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए और आई एन, सिमिलरली वी कैन शो दैट। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हेंस एडजॉइंट ए इक्वल टू adjoint A into A is equal to determinant A In. Thus, a square matrix A and its adjoint matrix commute under multiplication. एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि दो नंबर्स में जैसे कि मान लीजिए A इंटू बी किया जाए और इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाए, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल जैसा पढ़ा है आपने, लेकिन यहाँ पर ए और एडजॉइंट ए जो है वो कम्यूट कर रहे हैं, ठीक। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब आते हैं आगे, हम डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये बहुत आगे यूज भी होता रहता है हायर क्लासेस में, यानी कि जैसे थर्ड ईयर में भी आपको फिर से अलजेब्रा पढ़नी है तो वहां भी यूज होगा ये। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी सिंगुलर, एंड इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। तो अब देखिए, इफ ए इज सिंगुलर तो डिटर्मिनेंट हो गई वैल्यू 0, एक रिमार्क लिखा है, तो ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा भी आपने, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और डिटर्मिनेंट हो गई 0 सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, तो यानी ए इंटू एडजॉइंट ए हमेशा 0 होता है, किसके लिए, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ए एडजॉइंट इंटू ए इज इक्वल टू 0, तो 0 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि
डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी और ये आई एन भी तो रहेगा, तो यानी जब 0 अंदर मल्टीप्लाई होगा आई एन में जाके यूनिट मैट्रिक्स में, तो उसका हर एलिमेंट 0 हो जाएगा। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाता है तो वो नल मैट्रिक्स कहलाती है। दैट इज ये हो जाएगा आपके पास नल मैट्रिक्स। देखिए इसको लिखा है कि रिमेंबर, हाँ इसको आप याद रखिएगा, ये कभी भी एमसीक्यू वगैरह प्रॉब्लम पूछा जाता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कर सकते हैं। अब आइए नोट में, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट। ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसको प्रूफ नहीं किया गया, लेकिन याद रखिए अगर सेम ऑर्डर की है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो और सेम भी हो, स्क्वायर जैसे 2x2 की है और दूसरी 3x3 की है तो स्क्वायर, लेकिन ऑर्डर नहीं सेम है, तो अगर ए 2x2 की है तो बी भी 2x2 की ही होनी चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक, एक बात और आती है कि एडजॉइंट k टाइम्स ऑफ आई एन, यानी अगर आई एन में किसी नंबर k का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं, जब आप यहाँ पर k मान लीजिए कहीं लिखते हैं ये आप के आई एन, ठीक, ये i3 लिख के हम दिखा दें आपको, कोई मुश्किल नहीं है, सब डायगोनल में फिर के हो जाएगा, ये k हो जाएगा, ठीक, ये 0 0 और यहाँ पर ये k बन जाएगा आपका। तो इसकी जो वैल्यू आती है एडजॉइंट की, तो k की पावर n-1 टू आई एन, वेयर k इज स्केलर। यहाँ पर k कैसा है, स्केलर नंबर, यानी कोई नंबर हो सकता है यहाँ पर आपका ले लिया जाए। तो आई थिंक इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है कि हाउ डू यू फाइंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसका पूरा प्रोसेस दिया और एक फार्मूला डेवलप होगा, वैसे 12th में फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फिर देख लीजिए इसको। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो जो ये बी मैट्रिक्स होती है इसको हम इनवर्स ऑफ ए कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं, इनवर्स, क्योंकि बी इज इक्वल टू डिनोट कर दिया हमने ए की पावर माइनस। दैट इज अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है, ऐसा मानने से ए की पावर -1 यानी इनवर्स, और इनवर्स इज इक्वल टू आई बन जाएगा, तो दैट इज व्हाई दिस बी इज कॉल्ड एज ए इनवर्स। अब देखिए, यानी बी इस प्रॉपर्टी की होनी चाहिए कि अगर ए बी कर दिया जाए तो आइडेंटिटी मिल जाए, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, राइट। तो लिखा है इनवर्स या रेसिप्रोकल भी कहा जाता है, देन बी इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड राइट एज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, बी इक्वल टू ए इनवर्स। अब देखिए इंप्लाइज यहाँ पर डैश लग गया, दैट शुड बी ए इनवर्स, और यहाँ पर भी ए इनवर्स होना चाहिए, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू पावर -1 है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ए की पावर -1 ए इज इक्वल टू आई है, दैट इज इन इम्प्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे पिछले रिजल्ट से, और ये जो अभी अभी डिफिनेशन हमने बनाई है, हमने डिफिनेशन दिया है जिसे कहेंगे, जो डिफाइन किया है, इनको कनेक्ट करते फार्मूला डेवलप कर लेंगे। कैसे, अभी आपने पढ़ा था कि ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। आई यहाँ सिंपल लिखा हुआ है, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, I2 है, I3 है। अब एक काम करिए इसमें कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसको आप डिनोमिनेटर में ले आइए, यानी डिवाइड कर दीजिए, दैट इज ये फॉर्म आ जाएगा आपके पास, ए टाइम्स एडजॉइंट है और डिटर्मिनेंट चली जाएगी डिनोमिनेटर में, तो ए एडजॉइंट है और डिटर्मिनेंट आ गई आपकी है, और इज इक्वल टू आई जो है दैट इज लेफ्ट ऑन द राइट साइड, छूट जाएगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन एक शर्त है कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होनी चाहिए, डिवाइड नहीं कर पाएंगे, डिवाइड करते हुए फिर इन्फिनिटी बना देगा उसको, डिवीजन हम कभी 0 से नहीं कर सकते। ठीक, अब देखिए आप इसको कंपेयर करिए, अगर हम देखें ए एडजॉइंट ए आई, और यहाँ पर ये एक्चुअली फिर यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी, ए इनवर्स होना चाहिए, ऑन कंपेयरिंग इट विद ए की पावर -1, यानी ए की पावर -1 दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये आप जान रहे हैं, अभी भी आपने लिखा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एज पर डिफिनेशन, तो यहां पर भी आ रहा है ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई। तो अगर इस ए को हम ध्यान से देखें और इधर आई देखें तो आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिमेनिंग आपके पास है वो क्या है, यहाँ पर ए इनवर्स है और यहाँ पर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए है, तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या हुआ,
Hence we get A inverse is equal to adjoint A upon determinant A, provided the determinant of A should not be 0. This is the definition of inverse as well as formula to find the inverse of a square matrix. ये फॉर्मूला लगा के आप कभी भी निकाल सकते हैं। 12th में कई स्टूडेंट्स ने निकाला भी होगा, ये सीखा है सब चीजें। अब आते हैं कि इन पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको प्रूफ नहीं करना, केवल आप याद कर लीजिए, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है ये। तो इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स लें या इनवर्स ले करके ट्रांसपोज लें, बात एक ही है, यानी बराबर आएगा। और अगर इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स ले लिया तो वापस मैट्रिक्स मिल जाएगी, बशर्ते एक बात है, एक शर्त है, कंडीशन है कि ए इनवर्स इज आल्सो नॉन सिंगुलर, यानी वो जो आप इनवर्स निकाला है वो भी नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटरमिनेंट जो आ रहा है दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स भी 0 नहीं होना चाहिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का इनवर्स, यानी कि अगर एडजॉइंट निकालें ए इनवर्स मैट्रिक्स का और चाहे एडजॉइंट निकाल करके इनवर्स निकालें, दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया आपको। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में है शो दैट इफ द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी, यानी दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट ए बी है, ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस इज 0, इनका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो 0 आ जाएगा। तो यानी ए मैट्रिक्स 0 हो या बी मैट्रिक्स 0, ऐसा प्रूफ करना है। और बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिसेस, यानी उनका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होगा, ठीक है, दोनों का, बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स, तभी ऐसा हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो इसमें दो बातें हैं, ए 0 मैट्रिक्स या बी 0 मैट्रिक्स, उसके बाद सिंगुलर की बात करेंगे। तो गिवन ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है आपकी, ये 0 जो ओ बना है ये लेके चलना है। तो ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स इंप्लाई कर रहा है कि अगर डिटरमिनेंट लिया जाए ए बी का और इधर राइट में 0 का डिटरमिनेंट लिया जाए, ठीक है, तो दोनों तरफ हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिया एक प्रकार से, ठीक। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, फार्मूला होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, ठीक, और इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास ये 0, ये एक्चुअली 0 है, ठीक है, डिटरमिनेंट 0, यानी कि यहाँ पर ये 0 होना चाहिए इस तरीके से, ये 0 स्मॉल 0 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, ओ बना हुआ है, ये 0 मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक, ये स्मॉल 0 नंबर वाला 0 है, 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 और डिटरमिनेंट ऑफ बी 0, क्यों, दो नंबर्स जो कि रियल नंबर हैं वो तभी 0 होते हैं जब उसमें से एक नंबर ए 0 हो या दूसरा नंबर बी 0 हो। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स रियल नंबर्स इज 0 व्हेन ए 0 और बी 0। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन आगे आप पढ़ेंगे जिसमें ए 0 नहीं होगा, बी 0 नहीं होगा, फिर भी वैल्यू 0 आ जाएगी प्रोडक्ट की, वो आगे अलजेब्रा में पढ़ेंगे आप, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पर क्या पता लगा कि ए इज सिंगुलर और बी इज सिंगुलर। अभी तो ये आप कह रहे हैं कि या तो ए सिंगुलर है या बी सिंगुलर है, ए 0 आ रहा है और बी 0, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है। अब हम एक बात ये लेके चलते हैं कि दोनों में से कि हाँ ए सिंगुलर ना होकर नॉन सिंगुलर है और बी सिंगुलर मान ले, क्योंकि एक को सिंगुलर मानना है, एक को नहीं मानना है आपको, ए 0 हो या बी 0 हो। ध्यान देंगे, थ्योरम है, समझिए, क्वेश्चन भी थ्योरम के फॉर्म का स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मान लीजिए कि आपका ये ए सिंगुलर नहीं है, केवल बी सिंगुलर है, तो इफ ए इज नॉन सिंगुलर कह दिया, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आपको दी हुई है, यहाँ पर लेके चल रहे हैं, प्रोडक्ट जो है 0 है, ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो इसमें आप क्या करिए, प्री मल्टीप्लाई बोला जाता है इसको, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने मान लिया है कि ए इज नॉन सिंगुलर। और एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए इसमें, तो ए इनवर्स ए बी इज इक्वल 0 मैट्रिक्स के साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक। ये मैट्रिक्स ध्यान रखिएगा, ये 0 है, ये ध्यान रखिएगा, 0 मैट्रिक्स फर्क ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में 0 मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट फॉर्म में नंबर 0। अब ये हो जाएगा आई मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स, यानी कि बी इज इक्वल टू 0 यानी कि नल मैट्रिक्स। तो आपने प्रूफ कर दिया कि बी इज इक्वल टू 0 यानी 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ये कब, जब ए हमारा सिंगुलर नहीं है और बी सिंगुलर है, तो ये आपके पास
जरूर जीरो मैट्रिक्स होगी जब बी सिंगुलर है हमारा। बी सिंगुलर इंप्लाइंग कि बी जीरो मैट्रिक्स। क्लियर, देखिए यहां पर आ गया बी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज हमने प्रूफ कर दी। सिमिलरली इफ बी इज नॉन सिंगुलर, अब अगर हम बी को नॉन सिंगुलर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर हम शो कर सकते हैं इधर, जब अगर हम बी को मानेंगे तो बी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और बी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो उससे करने का तरीका क्या होगा, वो भी हम यहाँ पर आपको करके दिखा देते हैं कि कैसे करेंगे उस चीज को। अगर आप मानते हैं कि बी इनवर्स, तो उसके लिए कैसे करना चाहिए, देखिए आप लेके चलेंगे ए बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इसमें आप पोस्ट मल्टीप्लाई करिए बी इनवर्स, राइट, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऐसे लग जाएगा। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट, इफ बी इज नॉन सिंगुलर देन बी इनवर्स एग्जिस्ट एंड वी कैन मल्टीप्लाई फ्रॉम द राइट साइड, इट मेक्स इट बाय द एसोसिएटिव लॉ ए बी बी इनवर्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, दैट इज ए आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगी तो ए ही मिलेगा एंड दैट मेक्स इट एज ए जीरो मैट्रिक्स, ओ से लिखा जाता है कैपिटल ओ, तो इट कैन बी शोन दैट ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक, यानी अगर ए सिंगुलर है अभी तो बी नॉन सिंगुलर होगी, एक को सिंगुलर होना है एक को नॉन सिंगुलर होना है इसमें से, ऊपर के अभी कंक्लूजन से, तो आपने शो कर दिया कि ए हमारी जीरो मैट्रिक्स है अगर ए हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही है। अब आगे देखिए, hence when A is non singular then B is zero matrix, जैसा प्रूफ किया था, and similarly when B is non singular then A is zero matrix, zero matrix। ठीक है, further if A is singular and non zero, क्या ऐसा ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि A is singular and non zero, ऐसा हो नहीं रहा है, माना हमने, then B is also singular, तो B भी कैसे हो जाएगी, सिंगुलर होना पड़ेगा, क्यों, ए सिंगुलर और नॉन जीरो, और बी इज आल्सो सिंगुलर, और बी अगर सिंगुलर होता है तो क्या आ जाएगा फिर आपके पास, बी अगर सिंगुलर है, या एक बार फिर से देखिए, ए इज सिंगुलर एंड नॉन जीरो माना, तो बी भी, बी इज आल्सो सिंगुलर, आल्सो शब्द क्यों लिखा गया, अगर बी आपकी नॉन सिंगुलर हो गई तो तुरंत ए जीरो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है बी इज नॉन सिंगुलर देन इट कैन बी शोन ए जीरो मैट्रिक्स। और यहां पर आप क्या कह रहे हैं ए के बारे में कि ए इज नॉन जीरो, ए सिंगुलर एंड नॉन जीरो, तो ए को नॉन जीरो होने के लिए बी को सिंगुलर होना पड़ेगा, क्यों, अगर बी यहां पर नॉन सिंगुलर हो गई तो फिर तुरंत ए जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका ये असम्पशन गलत हो जाएगा यहाँ पर कि ए सिंगुलर एंड नॉन जीरो, ये 2-3 बार मैंने बोला है, इसको समझिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए भी सिंगुलर, जब ये नॉन जीरो तो बी आल्सो, ए सिंगुलर तो बी भी सिंगुलर है, तो thus if AB is equal to 0 then either A 0 or B 0 or both A and B must be सिंगुलर मैट्रिक्स, दोनों ही हमारी जो होंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। हाँ, ये लाइन फिर से देख लीजिए, फर्दर इफ A is सिंगुलर नॉन जीरो देन B is also सिंगुलर, आल्सो सिंगुलर क्यों, क्योंकि अगर B नॉन सिंगुलर हुई तो तुरंत वो A को जीरो बना देगी, जो कि यहाँ कंट्राडिक्शन आ जाएगा जो आप नॉन जीरो लेकर चल रहे हैं, इसलिए A और B दोनों को ही होना पड़ेगा क्या, सिंगुलर मैट्रिसेस, इसलिए कहते हैं कि बोथ ए एंड बी मस्ट बी सिंगुलर मैट्रिसेस। आई थिंक एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है डिफाइन कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक्चुअली यहाँ पर जो मैट्रिक्स अब हम लेने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी, अभी तक जो आप मैट्रिक्स पढ़ रहे थे वो रियल मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मैट्रिक्स ए ली और उसकी एंट्री जो होंगी, जैसे 1 है, 1 प्लस आई लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, मान लीजिए फिर आई आ गया, 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ माइनस आई आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो अगर एक भी आई आ गया, आई मतलब वही आयोटा आपने पढ़ा हुआ है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जो कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके अंदर रियल एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 है, 3 है, 2 है, ये रियल नंबर्स हैं, और ये 1 प्लस आई और आई ये सब कॉम्प्लेक्स में है, राइट, क्योंकि हम किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हैं, ये तो पता होगा आपको कि हम लिख सकते हैं 3 + 0 × आई, राइट, बिकॉज इसमें 3, 0 जो है वो दोनों नंबर कहाँ पर है,
रियल नंबर में किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करें a प्लस आई बी है, अगर हम 12th क्लास की बात करें तो a और b नंबर कहाँ बिलोंग करते हैं, ये रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। z भले ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है इसीलिए क्योंकि रियल पार्ट है इसके अंदर a और इमेजिनरी पार्ट जो है वो b है, इसीलिए हम लोग अगर लिखें इसको रियल z तो रियल z आप a लिखेंगे, और अगर हम इमेजिनरी z की बात करें मतलब पार्ट तो ये हम ऐसा b लिखेंगे। ठीक है, इसमें a और b दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर। तो एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी टेकन, यानी रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा सेट है, ठीक है, सबसे बड़ा रियल के बाद, क्योंकि रियल में तो फिर यूनियन आ जाता है, दोनों ही आते हैं सब करके। ठीक है, रियल नंबर तो मतलब रियल नंबर लाइन है, रियल भी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, बाद नहीं पहले, बल्कि रियल नंबर भी देखा जाए तो वो सबसेट ही कहलाएगा किसका, कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि रियल नंबर तो लाइन होती है और कॉम्प्लेक्स तो प्लेन होता है, तो रियल भी सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हम, कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, अब वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट आप जानते हैं, जेड बार क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। तो अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल ही जो लेके चल रहे हैं इसको समझाएं आपको, तो इसके हिसाब से अगर हम मान लीजिए a बार से डिनोट करें तो पता है क्या होगा, a बार का मतलब ये हुआ कि जहां जहां आपके पास i है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 हो गया, 1 माइनस आई हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स ट्रांस मतलब चेंज कर देंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म क्या कहें, मतलब वही चीज है कि ए से हमने जो है ए बार कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑब्टेन। हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो बहुत ही आसान सा है कि हर एलिमेंट पे बार लगा देना है। हाँ, रियल में क्या होता है, अब 1 के ऊपर अगर आप बार भी लगाएंगे, 1 के ऊपर बार लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो रियल नंबर ही होता है। ठीक, तो इसलिए हम इस पे कॉन्जुगेट लगाएं या ना लगाएं, सिंबल रियल के ऊपर वही नंबर रहेगा। तो गिवन ए मैट्रिक्स ए, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए, इट इज डिनोटेड बाय ए बार। ए के ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं छोटी सी, उसको ए बार पढ़ते हैं। इफ ए इक्वल टू ए आई जे देन द मैट्रिक्स ए बार इज इक्वल टू, ये देखिए नोटेशन है, हर एलिमेंट के ऊपर एक बार लगा देते हैं। वेयर ए बार आई जे, बार ऐसे भी लग सकता है बिल्कुल क्लोज टू ए, इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए आई जे, जितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए आपका ये है फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में अगर देखा जाए ये R1 रो है, 1 प्लस आई 3 आई, सेकेंड रो में है 2 1 माइनस 2 आई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई माइनस 3 आई 2 1 प्लस 2 आई। थिंक समझ में आ गया होगा, अभी हमने भी एग्जाम्पल आपको दिया है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर ए मैट्रिक्स हमारी कैसी, ए इज ए मैट्रिक्स विद रियल एलिमेंट्स। अब अगर रियल एलिमेंट है तो बार और ए बराबर ही होगा, रियल एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट भी वही होता है। हाँ, अगर के ए का होल बार लिया जाए, यहाँ पर होल बार होना चाहिए था, होल बार, तो के पे बार अलग हो जाएगा और ए पे बार अलग अलग, के बीइंग स्केलर क्वांटिटी कोई नंबर होगा, के ए का होल बार। ठीक, और अगर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस लेंगे तो ए आ जाएगा, और a प्लस बी का कॉन्जुगेट लेंगे तो a का कॉन्जुगेट अलग, b का कॉन्जुगेट अलग। ठीक, और प्रोडक्ट में लेंगे कॉन्जुगेट पूरे का तो a का अलग, ये थोड़ा लिखा नहीं है सही ढंग से, a और b बार अलग अलग उनके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं इसमें ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, या इसको ट्रांजुगेट भी कहा जाता है, आगे मिलेगा आपको ट्रांजुगेट। ठीक है, तो देखिए ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है कि जो मैट्रिक्स आपने अभी ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करके निकाला उसको ट्रांसपोज कर दिया जाएगा, जो भी आपने ए बार निकाला था अब उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप, और उसका एक नया नोटेशन दे दीजिए ए थीटा, तो इसी को कहते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। इसमें भी प्रॉपर्टी होती है, चाहे पहले आप ट्रांसपोज ले लें फिर कॉन्जुगेट कर लें, या कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर लें। कुछ बुक्स में ऐसे स्टार भी लगा दिया जाता है, एस्ट्रिक, कुछ बुक्स में आपका थीटा इंपोज कर दिया जाता है, ए के ऊपर थीटा लिख देते, बात एक ही आती है। ठीक, ये सिंबल्स हैं केवल। द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज करने पर। और द ट्रांजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए, देखिए एक नया शब्द मिल गया आपको, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय ए थीटा, और ए एस्ट्रिक ए थीटा इज इक्वल टू ए बार होल डैश, ए थीटा इज इक्वल टू ए बार होल डैश हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो अब पूरा समझ में आ ही गया, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं, तो सिंपल है। ए ये लिखा हुआ है तो ए स्ट्रिक, पहले आप इसका क्या करेंगे, पहले आप इसका ए बार निकालिए। जब ए बार आ जाए, ए बार आएगा 1 माइनस आई माइनस 3i, ये तो ब्रैकेट में रहेगा ऐसे करके, और 2 और 1 प्लस 2i, ठीक है। तो ये हो गया ए बार। अब बात आती है कि हम सर इसका ए थीटा कैसे निकला है ए स्ट्रिक ट्रांसपोज। तो ये जो फर्स्ट रो है वो देखिए फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई है ना, यहाँ पर आपके पास ये R1 है, ये C1 में चेंज हो गई, ये जो R2 है वो इसकी C2 में चेंज हो गई। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं आप, यानी कि ट्रांजुगेट समझ सकते हैं कि पहले आपने कॉन्जुगेट लिया फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब चलते हैं इसमें, हम उसी कुछ प्रॉपर्टीज नोट में लिखी हैं। एविडेंटली अगर हम ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लें, एक ही बात है, दैट इज एस्ट्रिक लिखा जाता है। फिर देखिए, इफ वी राइट द ट्रांजुगेट ऑफ ए डैश बार देन वी गेट बैक ए, वापस ए मिल जाएगा। यानी कि अगर हमने ट्रांसपोज लिया और कॉन्जुगेट लिया फिर उसका ट्रांसपोज लें फिर कॉन्जुगेट लें, तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। दैट इज एक फाइनली बात हम ये कह सकते हैं, ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है। ठीक, ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल आप करके देखेंगे, एग्जांपल लगाएंगे, नेचुरल है ये, हर मैट्रिक्स के साथ ट्रू हो जाएगा, जितनी भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी है इसमें। तो देखिए ये, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रियल देन जो ट्रांजुगेट है वो ए डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट लिया ही नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो आई थिंक ये भी समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखिए के ए एस्ट्रिक, तो यहाँ पर के बार आ जाएगा, जो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेंगे या ट्रांजुगेट लेंगे तो ए पर ट्रांजुगेट लगेगा केवल आपका, के बीइंग इसके लिए। ए प्लस बी का ट्रांजुगेट करेंगे तो ए पर ट्रांजुगेट प्लस बी का ट्रांजुगेट, ए बी का होल ट्रांजुगेट लेंगे दैट इज इक्वल टू बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट। ठीक, तो आई थिंक ये पूरा समझ में आपको आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके आगे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन डिस्कस करेंगे। बस आज के लेक्चर में इतना ही। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए और पूरा समझने की कोशिश करिए।